नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के नए यात्रा प्रतिबंधों की। जी। राष्ट्रपति ने हाल ही में 12 देशों के नागरिकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाँ, पूरी तरह से। और ये जानकारी हमें मिली है आज के मुख्य समाचार और चर्चाएं से। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, मतलब ये प्रतिबंध क्या है, क्यों लगाए गए और लोग क्या कह रहे हैं। सही। और हाँ, इसी सोच में एक भारतीय लेखिका की भी कहानी है, बुकर प्राइज वाली। हाँ। उस पर भी आएंगे। हाँ, वो भी काफी दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं। अमेरिका ने कहा है सुरक्षा कारणों से 12 देश जैसे यमन, सोमालिया, हैती, अफगानिस्तान, म्यांमार, इनके नागरिकों का प्रवेश बंद। जी। और 7 और देश है, सीरिया, वेनेजुएला जैसे, उन पर आंशिक रोक है। हाँ, कुछ शर्तें हैं उनके लिए। और राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन करते हुए कहा वी डोंट वांट देम, सीधा बयान। हाँ, बिल्कुल। और प्रशासन ने मतलब इसके पीछे कई कारण बताए हैं। क्या कारण? देखिए, सुरक्षा चिंताएं तो सबसे ऊपर हैं ही। उन्होंने हाल के कोलोराडो हमले का जिक्र किया। अच्छा। फिर आतंकवाद की रोकथाम और ये भी कहा कि कुछ देशों में ना वीजा देने से पहले जांच ठीक से नहीं होती, मतलब भरोसेमंद जानकारी नहीं मिलती। अच्छा, मतलब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस ठीक नहीं मानते। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और बात कि कुछ देशों के लोग वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं। ओवरस्टे वाली बात। जी। और जैसा स्रोत में विनीत प्रकाश का विश्लेषण है, ये एक तरह से ट्रंप की जो आप्रवासन पर सख्त नीति रही है उसी लाइन पर है। हाँ, ये तो है, लेकिन इसका वो मानवीय पहलू भी तो है ना? बिल्कुल है। खासकर शरणार्थी जैसे म्यांमार, हैती, अफगानिस्तान से आने वाले लोग, उनका क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और सुनने में आया कि लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर भी लोग बटे हुए थे। हाँ, मिली जुली प्रतिक्रियाएं। कुछ लोग कह रहे थे कि सुरक्षा के लिए ठीक है, ट्रंप सही कर रहे हैं। और दूसरे कह रहे थे कि ये तो सीधे सीधे रंग या धर्म के आधार पर भेदभाव है। मानवाधिकार समूह भी तो इसे गलत बता रहे। जी हाँ, वो इसे सजा जैसा मान रहे हैं। दंडात्मक और राजनीतिक तौर पे भी काफी गहमा-गहमी है। हाँ, क्या चल रहा है? एक तरफ रिपब्लिकन क्ले हिगिंस हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका आना कोई हक नहीं, सौभाग्य है। अच्छा। तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स जैसे प्रमिला जयपाल और डॉन बेयर, वो कह रहे हैं कि ये तो वही पुराना मुस्लिम बैन है नए रूप में, अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ। तो ये 2017 वाले बैन से कितना अलग है? है तो अलग। पिछली बार मतलब 2017 में ज्यादातर मुस्लिम बहुल देश थे। हाँ, उस पर काफी विवाद हुआ था। जी। इस बार दायरा बड़ा है और इसे सीधे सीधे मुस्लिम बैन नहीं कहा जा रहा। हालांकि लिस्ट में अब भी कई मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं। पर स्रोत ये भी कहता है कि कुछ छूटें हो सकती हैं। छूटें? कैसी छूटें? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट है, ओलंपिक जैसा, तो एथलीट आ सकते हैं। या फिर ईरान जैसे देशों से अगर कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है जिससे वहां खतरा है। अच्छा। और जो अमेरिका के कानूनी स्थायी निवासी हैं या जिनके पास दोहरी नागरिकता है, उन पर शायद असर ना पड़े। और वो विशेषज्ञ विनीत प्रकाश, उनका क्या कहना है इस पर? उनका विश्लेषण काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि सुरक्षा की बातें तो हैं, पर असल मकसद शायद राजनीतिक है। राजनीतिक मतलब अपने वोटर्स को दिखाना कि देखो हम आप्रवासन पर कितने सख्त हैं, खासकर चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो क्या इसका सुरक्षा पर असर होगा भी या नहीं? यही तो सवाल है। प्रकाश कहते हैं कि ये कहना मुश्किल है, और हाँ, ये लिस्ट फिक्स नहीं है, बदल सकती है। अच्छा, मतलब देश हट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। जी, खतरे के आकलन के आधार पर। चलिए अब जरा विषय बदलते हैं। स्रोत में एक और मजेदार कहानी है। हाँ, बानू मुश्ताक की। जी, भारतीय लेखिका जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला, उनके साथ क्या हुआ? लंदन में एयरलाइन ने सूटकेस खो दिया। हाँ, कमाल ही हो गया। लेकिन उनके घर कर्नाटक में उनके फैंस इतने जोश में थे कि सोशल मीडिया पर लिखने लगे सूटकेस गया तेल लेने, बुकर लेकर आओ। ब्रिंग बुकर ट्रेंड कर रहा था। है ना कमाल? बिल्कुल। और उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा भी है स्रोत में। वो एक जरूरी बात कहती हैं। क्या? वो बताती हैं कि विदेश में कुछ लोगों को गलतफहमी है, सोचते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सच में? हाँ, हद तो तब हो गई जब लंदन में किसी ने उन्हें शरण लेने में मदद की पेशकश कर दी। अरे! उन्होंने साफ मना किया, कहा कि ये बिल्कुल गलत धारणा है, सच नहीं है। ये दिखाता है कि बाहर कैसी कैसी बातें फैल जाती है। जी, और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। तो आज की बात को समेटे तो अमेरिका ने 12 देशों पर पूरी तरह और 7 पर आंशिक यात्रा रोक लगाई है। कारण सुरक्षा, आतंकवाद, वीजा ओवरस्टे। हाँ। प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं और विशेषज्ञ इसे राजनीतिक संदेश भी मान रहे हैं। बिल्कुल। और हमने बानू मुश्ताक की कहानी भी जानी, खोया सूटकेस और भारत को लेकर गलतफहमियां। सही कहा। और अंत में एक सवाल जो स्रोत से ही उठता है। क्या?
कि ये जो प्रतिबंध है, जिनकी लिस्ट बदल सकती है, जिनमें छूटे भी हैं, तो इनका असल में सुरक्षा पर कितना असर होगा और कूटनीति और मानवीय स्तर पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। जी, ये संतुलन और इसका असली नतीजा ये तो शायद वक्त ही बताएगा। नमस्कार, आज है तारीख 5 जून, दिन गुरुवार। ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ सारिका और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। Today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti. अमेरिका के राष्ट्रपति ने 12 देशों पर लगाया बैन। इन देशों से अब नहीं लोग आ पाएंगे अमेरिका। ट्रंप ने कहा अमेरिका की सुरक्षा के लिए किया फैसला। जानेंगे क्या होगा फैसले का असर। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के बाद जानेंगे अब कैसे हैं वहां के हालात, क्या कहा चश्मदीदों ने। छोटी सी गली जो है वो मेन रोड से अंदर जाती है और वहाँ से वो गेट है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि सबसे ज्यादा भगदड़ जो है वो मची, क्योंकि उस छोटी एक गली में हजारों लोग आ गए और वो उस गेट से अंदर जाना चाहते थे। और बताएंगे इस्लाम में एंटरटेनमेंट जायज है या नहीं, मर्द को जायज है या औरत को जायज है। अगर दोनों को भी जायज नहीं है तो हदीस के मुताबिक ऐसा क्यों हुआ, थोड़े सवालात मैंने रेज किया। बुकर प्राइज जीतने वाली बानू मुश्ताक के खिलाफ फतवा क्यों हुआ जारी, सुनेंगे उन्होंने BBC से खास बातचीत में क्या कहा। और आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सुमिरन से। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने गजा से अमेरिकी मूल के 2 इस्राएली बंधकों के शवों को बरामद किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इस्राएल पर किए हमले के दौरान बंधक बनाया था। उनके शव गजा के दक्षिणी खान यूनिस क्षेत्र से बरामद किए गए हैं और फॉरेंसिक पहचान के लिए उन्हें वापस इस्राएल लाया गया है। गजा में हमास ने अभी भी 56 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिनमें से कम 20 के जीवित होने की संभावना है। अमेरिका ने गजा में बिना किसी शर्त और स्थायी युद्ध विराम के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। अन्य 14 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। मसौदा प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि ये प्रस्ताव युद्ध विराम तक पहुंचने के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमास की निंदा नहीं करता और जो हमास से हथियार छोड़ने और गजा छोड़ने की मांग नहीं करता। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के खिलाफ आज भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। योग गुरु रामदेव की पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी को निर्धारित सीमा से बाहर भूमि की बिक्री और अदला बदली की अनुमति देने के मामले में माधव कुमार के खिलाफ द कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही माधव कुमार की सांसदी निलंबित कर दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली। पनौली पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ही पनौली की अंतरिम जमानत ये कहते हुए खारिज की थी कि बोलने की आज़ादी के नाम पर दूसरों की भावनाओं को आहत करने का उन्हें अधिकार नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य तेंतु लक्ष्मी नरसिंहाचलम उर्फ गौतम को एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया है। उन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में एक बड़े माओवादी की उपस्थिति की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन चलाया था। और आज सुबह यह खबर आई कि 12 देशों के लोग अमेरिका नहीं जा पाएंगे। आज अमेरिका से ये बड़ी खबर आई कि सुरक्षा कारणों से इन 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सुमिरन, अब इस खबर का असर कईयों की जिंदगी पर पड़ सकता है। वो कौन से देश हैं और कौन से वो लोग हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा? सारिका, ये देश हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो गणराज्य और हैती है, ईरान है, लिबिया है, सोमालिया है, सूडान है और यमन है। सिर्फ यही देश नहीं है,
असर 7 और देशों के लोगों पर भी पड़ेगा, लेकिन इन 11 देशों से थोड़ा कम होगा। और इन्हीं देशों के लोगों को अमेरिका आने पर पाबंदी होगी, यानी बैन लगेगा। तो कुछ देश के लोग अमेरिका के आने पर, कुछ देश के लोगों पर अमेरिका में आने पर एक आंशिक रोक लगेगा। तो यानी इन्हें थोड़ी छूट मिलेगी। अब ये देश कौन से हैं जहां थोड़ी छूट कम होगी? वो हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सीरिया और सिएरा लियोन जी, और टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। इसके साथ ही हार्वर्ड में होने वाले एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आने वाले छात्रों पर भी रोक लगा दी गई है। 9 जून से इस पर अहम फैसला भी होगा। यानी 4 दिन रह गए हैं जब इस पर अमल होने लगेगा जी। और जब ट्रंप ने इसका ऐलान किया तो उन्होंने कहा वी डोंट वांट देम, यानी वो नहीं चाहते कि इन जगहों के लोग अमेरिका आए। और वजह बताई कि हाल ही में जो अमेरिका के कोलोराडो में हमला हुआ था उसमें बाहर से आए हुए लोग शामिल थे। नए यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए ट्रंप ने इस फैसले की वजह ये भी बताई कि उन्होंने कहा कि एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं और खतरनाक जगहों से आए विदेशी वीजा धारक लोगों ने ये हमले किए हैं। तो ये बड़ा आरोप ट्रंप ने लगाया। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Today, I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including ट्रंप कह रहे हैं आज मैं उस सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं जिसके तहत यमन, सोमालिया, हैती, लीबिया समेत कुछ देशों के लोगों पर अमेरिका आने की रोक लग जाएगी। जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा बैन। इस लिस्ट में नए नाम भी जुड़ सकते हैं, नए कुछ नाम हट भी सकते हैं अगर किसी और जगह से खतरे की आहट मिल रही है तो। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया कि अभी और भी देशों के नाम इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं और हो सकता है इनमें से कुछ देशों के नाम उससे हट भी सकते हैं अगर अमेरिका को लगेगा कि इन देशों के लोगों से खतरा नहीं है तो। लेकिन यही देश क्यों, यही 12 देश क्यों, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। अब ट्रंप ने इस पर यह कहा है कि अमेरिका में जो लाखों अवैध प्रवासी आए हैं उसके लिए बाइडेन की नीतियां जिम्मेदार हैं और इसकी वजह से कई लोग बहुत फ्रीली अमेरिका में आने लगे। इस खबर के आने के बाद प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पर क्या कहा वो सुनते हैं। When you ban people on the basis of their color, their race, their religion, लोगों के साथ उनके रंग, धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जिन्होंने अमेरिका को बनाया उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा। I think that there's pros and cons there. I think a lot of people are in need of asylum. तो दूसरे शख्स हैं जो कह रहे हैं इस फैसले का मिला जुला असर होगा। कईयों को यहाँ शरण चाहिए और कईयों को यहाँ की सुरक्षा की भी चिंता होगी। I like Trump and what he's doing, but I don't know the reasons. तो ये एक और शख्स है, वो कह रहे हैं मुझे ट्रंप पसंद है। हालांकि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन शरणार्थियों को लेकर, ड्रग को लेकर उनकी पॉलिसी मुझे ठीक लगती है। जी सारिका, वही मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि ट्रंप का ये फैसला एक तरह से इन देशों को एक तरह से सजा दे रहा है, सजा देने की तैयारी है। अब जिन देशों से ज़्यादातर शरणार्थी आते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि एक तरह से सज़ा ही है। हालांकि कई जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि म्यांमार जैसे देश के लोगों का क्या होगा जहां लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, या फिर हैती और अफगानिस्तान जैसी जगहों का क्या होगा जहां से लोग अपने देश के हालात की वजह से सुरक्षा और शरण लेने के लिए अमेरिका आते हैं या आने की कोशिश करते हैं। हालांकि इजिप्ट को इस लिस्ट में नहीं रखा गया है, जबकि ट्रंप ने कहा है कि कोलोराडो हमले को अंजाम देने के लिए अक्सर इजिप्ट के शख्स ने अंजाम दिया था, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन उसके बाद भी इसको बाहर रखा गया है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि ये कौन से देश हैं, इनको किस वजह से रखा गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने बीबीसी के अमेरिकी साझेदार चैनल CBS को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने वादे पर कायम है। वो अमेरिका को उन खतरनाक विदेशी तत्वों से सुरक्षित रखना चाहते हैं जो वहाँ आकर अमेरिका को ही नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये साफ किया कि क्यों लगे हैं प्रतिबंध इन देशों पे, और कहा कि इन देशों के लिए माना जाता है कि वहाँ यात्रा कर रहे लोगों का जो बैकग्राउंड होता है उसकी ठीक से उनके देशों में जांच नहीं होती है। वहाँ वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन होता है। पहचान और ख़तरे से जुड़ी जानकारी साझा करने में ये देश विफल रहते हैं। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने, कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा अमेरिकी जनता और उनकी सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे। अब सुमिरन, आपको याद होगा ये ट्रंप के चुनावी वादों में से एक था कि वो बाहर से आने वाले लोगों अमेरिका आने पर उन पर रोक लगाएंगे। जी बिल्कुल। और हालांकि ये पहली बार नहीं है सारिका जब ट्रंप ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। आपको याद होगा अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने साल 2017 में कुछ मुस्लिम देशों पर इस तरह की पाबंदी लगाई। उस समय हज़ारों पर्यटक, प्रवासी, कारोबारी दुनिया भर के हवाई अड्डों में फंसे रह गए थे। कई लोगों को यात्रा के दौरान ही लौटा दिया गया था या उन्हें अमेरिका की फ़्लाइट में चढ़ने से ही रोक दिया गया था। पर
इस बार का बैन कितना लगे? जी 2017 का बैन मुझे भी याद है सुमिरन। ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों से लोगों के अमेरिका आने पर बैन लगाया था और उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने मुसलमानों के अमेरिका आने पर बैन लगाया, ना कि इन देशों के लोगों को। हालांकि बाद में इस फैसले में कई संशोधन हुए और बाइडन जब राष्ट्रपति बने, जो बाइडन, तो उन्होंने इस आदेश पर रोक लगा दी। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जैक क्वान। This is a reinstatement of President Trump's 2017 travel ban, but maybe savvier and more strategic. जैक कॉन कह रहे हैं ये ट्रंप के 2017 के ट्रैवल बैन की वापसी जैसा है, लेकिन इस बार ज्यादा कूटनीतिक तरीके से लाया गया है। पिछली बार ये बैन ज्यादातर मुस्लिम देशों पर था, लेकिन इस बार ट्रंप के मुताबिक ये उन देशों पर लगाया गया है जहां हालात बहुत खराब हैं, जहां की सरकारों पर पासपोर्ट और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ट्रंप का मानना है कि बैन के इस कदम से अमेरिकी लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। हालांकि इस आदेश को अदालतों और सड़कों दोनों पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही बॉर्डर पर भी कंफ्यूजन हो सकती है, बता रहे थे जैक क्वान। हालांकि जो ये प्रतिबंध लगे हैं सुमिरन, इनमें कई लोगों को छूट भी मिल सकती है, जैसे एथलीट्स। जी, जब ओलंपिक होंगे और इन देशों से खिलाड़ी आएंगे तो शायद उनको छूट मिल जाएगी, जितनी जानकारी अभी है। खेल आयोजन, वर्ल्ड कप, ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट्स, वीज़ा जिनके पास हैं। ईरान जैसे देश जहां पर बैन लगा है, लेकिन जातीय उत्पीड़न वहां पर जो लोग झेल रहे हैं, या वहां जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन्हें इससे छूट मिल सकती है। अमेरिका के कानूनी स्थायी निवासी जो इन देशों के भी हो सकते हैं, उन्हें भी इससे छूट मिलेगी। दोहरी नागरिकता जिन्हें मिली है उसे भी छूट मिल सकती है। तो ट्रंप के इस ऐलान के बाद वहां की राजनीति में भी काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के एक कांग्रेसमैन की बात आप करना चाहेंगी सारिका? वहां अंदरूनी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी बहुत हो रहे हैं। कांग्रेसमैन क्ले हिगिंस ने कहा है कि अमेरिका आना एक प्रिविलेज यानी किस्मत की बात है, ना कि किसी का अधिकार है। तो वहीं वॉशिंगटन से डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये प्रतिबंध जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगाए गए मुस्लिम प्रतिबंध का ही विस्तार है, पिछले प्रतिबंध का, और हमें ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करेंगे। वहीं डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य डॉन बेयर ने ट्रंप पर आदर्शों से विश्वासघात का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला क्या है और इसका असर क्या होगा, इसको समझने के लिए कुछ देर पहले आपने बात की विनीत प्रकाश से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ अमेरिका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी जेएनयू में। अगर हम कंपेयर करें तो शुरू से उनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि जो बाहर से लोग अमेरिका में आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स भी और टेम्पररी वीजा पर भी जो लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से देश में काफी दिक्कतें बढ़ रही हैं। कहीं कहीं पर वो एग्जैजरेट भी करते हैं और कहीं कहीं पर वो बातें सही भी हैं। जैसे कि 9/11 वाले जो अटैक हुए थे उसमें मुख्य रूप से अमेरिका के बाहर से जो लोग आए थे वो शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो लास्ट टर्म था उनका, उसमें प्रेडोमिनेटली 7 मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था, तो वहां पर एक रिलीजन वाला एंगल हमें स्पष्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार वाला जो बैन है वो थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड है इन टर्म्स ऑफ रीजन ऑल्सो, और जो स्कोप है कंट्रीज का वो थोड़ा सा बड़ा है। तो लगभग 12 देशों पर बैन लगाया गया है, जो कि कंप्लीट बैन है। उन देशों के नागरिक अमेरिका में नहीं आ सकते, ना टेम्पररी वीजा पर ना इमिग्रेंट वीजा पर। और उसके अलावा उन्होंने 7 अन्य देशों पर बैन लगाया है जो कि पार्शियल बैन है। उनका कहना है कि जो ये देश है ये वीजा इशू करते समय प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करते, इसलिए जो अवांछित तत्व हैं, अनवांटेड लोग हैं जो अमेरिका की सिक्योरिटी को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, उनके आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, उन्होंने इस बार के बैन में जो जस्टिफिकेशन दिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने वो ये है कि इन देशों से आने वाले लोग प्रायः जो उनकी वीजा की स्टे की लिमिट है उससे ज्यादा टाइम वो अमेरिका में स्पेंड करते हैं, और कुछ लोग उसके खत्म होने के बाद भी अमेरिका में ही रुक जाते हैं। तो इसमें ज्यादातर देश वो है जो 50% लगभग वहां से आने वाले लोग वीजा पर ओवर स्टे करने वाले। इसमें एक सवाल ये भी उन्होंने कहा इसी बयान के साथ साथ कि ये जो लिस्ट बताई है उन्होंने, इसमें से आगे कुछ देश ऐड भी हो सकते हैं और कुछ देशों को हटाया भी जा सकता है। तो ऐसे में कई देश इसे कैसे देख रहे हैं, खासकर भारत जैसे देशों को इस फैसले को कैसे देखना चाहिए? जैसे कि अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट वाली जो लिस्ट थी 2017 वाली, उसमें इराक शामिल था, सीरिया शामिल था। इस बार ये दोनों देश बैन वाली लिस्ट में नहीं है। तो ये बात आपकी सही है कि ये उनके हिसाब से एक कंटिन्यूअस लगातार थ्रेट किस देश से ज्यादा है उसके बेसिस पर इस लिस्ट को अपडेट किया जा सकता है।
सकता है। जहां तक भारत की बात है तो भारत से आतंकवाद संबंधी या सिक्योरिटी संबंधी खतरा अमेरिका नहीं देखता है। नहीं, लेकिन जो हार्वर्ड में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो, मैं उसी पर आ रहा था जी। लेकिन भारत से मुख्य रूप से जो लोग जाते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने की दृष्टि से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या पढ़ाई के बाद वहां पर नौकरी की एक्सपेक्टेशन की वजह से लोग जाते हैं और दे विल गेट, उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी होगी, काम करने की अपॉर्चुनिटीज खास तौर से रिसर्च के सेक्टर में अमेरिका में ज्यादा है, तो उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज का लालच होता है, एक्सपेक्टेशन होती है। तो डेफिनेटली अमेरिका का जो ये कर्व लग रहा है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स वहां पर जा रहे हैं और जो वर्कफोर्स ज्वाइन करने की उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहते हैं उस संख्या में कमी आएगी। जिन देशों को चुना गया है, कुल मिलाकर 19 देश हो रहे हैं, ये किस बेसिस पर चुना गया है और एक तरह से क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की है ट्रंप ने? ट्रंप का संदेश अगर हम बात करें तो हमेशा अपने बेस के लिए होता है। तो मैसेजिंग जो है वो उनके बेस के लिए है, जो उनका वोटर बेस है, कि मैंने जो प्रॉमिस किया था अपने टर्म में, अपने इलेक्शन कैंपेन में, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ और मैं अमेरिका को और ज्यादा सुरक्षित बना रहा हूँ। उनका मानना है कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो छोटे मोटे क्राइम्स हों जैसे कि चोरी हो गई, मर्डर्स हो गए, या फिर बड़े क्राइम्स जैसे आतंकवादी घटनाएं हो गई, तो वो ये सारे इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका में जो भी गड़बड़ हो रहा है उसका केंद्र बाहर से आने वाले लोगों को बनाया हुआ है और वहां की जनता, पूरी जनता ने तो नहीं, लेकिन जो लोग डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करवा चुके हैं और ये जो मैसेजिंग की अगर हम बात करें, ये उस बेस के लिए, उस वोटर सपोर्ट बेस के लिए ही मैसेजिंग है कि जो मैंने बोला था वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो विनीत प्रकाश, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, जो बता रहे थे कि ट्रंप के इस फैसले का ज्यादा असर उनके होम ग्राउंड पर ही होगा जो उनका चुनावी वादा था। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब बात उस बड़े हादसे की जो कल बेंगलुरु में हुआ, भगदड़ मची और उसके बाद अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जीती थी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम का स्वागत करने और 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा फैंस स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे, जिनमें युवा, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भी थे। लेकिन उसके बाद हालात बेकाबू हो गए, भगदड़ मची और कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, 33 घायल हो गए और अभी भी कई लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। और उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। तनाव और माहौल अभी भी तनाव जो है, तनाव भरा माहौल है, बिल्कुल। और बीजेपी ने प्रशासनिक लापरवाही का इल्जाम कल से ही लगाया हुआ है जब ये हादसा हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने की घोषणा की है। लेकिन सुमिरन, सवाल अभी भी बहुत हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और जिम्मेदार कौन है? जी, सवाल ये भी है कि जहां इतनी भीड़ जमा हुई उस चिन्नास्वामी स्टेडियम में 30 से 35 हजार लोग आ सकते थे, लेकिन पुलिस को अंदाजा था कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ नहीं आएगी। मतलब उन्हें लगा था कि 30-35 हजार से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं आएंगे। हालांकि उनके अंदाजे से इतर भीड़ इससे भी दोगुनी हो गई। अनुमान के मुताबिक भीड़ 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि 2 लाख पहुंचे। यानी कुल मिलाकर आंकड़ा अभी भी क्या था, इसकी जानकारी सीधे सामने नहीं आ रही है। जी, आधिकारिक आंकड़े सामने अभी तक तो नहीं आए हैं और कितने लोग वहां मौजूद थे इसको लेकर भी अभी कई सवाल हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बीबीसी हिंदी को बताया कि स्टेडियम के गेट पर भगदड़ मच गई थी। जब ये हादसा हुआ उस समय स्टेडियम का गेट खुला नहीं था और बड़ी संख्या में लोग एक छोटे से गेट से अंदर घुसना चाह रहे थे, उसे तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए भगदड़ मच गई। और नाम ना बताने की शर्त पर एक और पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि करीब 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन संख्या
बहुत ज़्यादा रही। वहाँ चश्मदीदों ने भी ये जानकारी दी कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। एक लड़की है जिनका नाम शामिली है, उन्होंने बीबीसी को बताया कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी, कोई खास फ़ैन भी नहीं थी, लेकिन देखने के लिए वहाँ पहुँच गई और उसके बाद वो घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं कुमार मुरुगेश जो वहाँ सब्जी विक्रेता हैं और उसी स्टेडियम के आसपास थे, वो आरसीबी फैन भी थे, वहाँ मौजूद भी थे, उन्होंने बताया था कि उस वक्त क्या हुआ। सर நான் 5 மணிக்கு அங்க வந்தேன் சார் 10 नंबर गेट வந்தேன் அங்க வந்தோனே फुल रश। तो कुमार मुरुगेश जो कि वहाँ पर चश्मदीद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं करीब 5 बजे 10 नंबर गेट पर आया, किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। मैंने किसी से पूछा तो उसने मुझे गेट नंबर 7 पर जाने को कहा, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ थी, मैं गेट के पास नहीं जा पाया, बाहर खड़ा रहा और देखा कि एक आदमी और एक महिला भीड़ में लेटे हुए थे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं सका। मुझे लगा वो मर चुके हैं। अगर उन्होंने गेट पूरा खोला होता तो सब अंदर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे आधा ही खोला। इससे भीड़ जैसे हालात हो गए। एक पुलिसकर्मी ने मुझे भीड़ से बाहर निकाला। अगर पुलिस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया होता तो कई लोग मारे जाते। जब मैं अपने जूते सामान ढूंढने आया तो इतनी भीड़ थी कि पुलिस कई लोगों को नहीं उठा पाई, मैं भी सांस नहीं ले पाया था। तो ये एक चश्मदीद हैं जो बता रहे थे। हालांकि ये कह रहे हैं कि पुलिस का रोल अच्छा था, लेकिन कई लोग पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुमिरन, बिल्कुल। और हादसा बीत गया है, लेकिन गम और गुस्सा अब नजर आ रहा है। लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और क्यों इंतजाम नहीं किए गए। जी बिल्कुल, प्रशासन पर सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर ने सरकार से सवाल किया। The world knows, the country knows, even the Congress knows. राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं, हर कोई जानता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सबसे अयोग्य और भ्रष्ट स्टेट यूनिट है तो वो कर्नाटक कांग्रेस है। कर्नाटक कांग्रेस भारत में हर उस चीज़ का प्रतीक है जो गलत है। इसमें वो सबसे भ्रष्ट राजनेता रखते हैं जो आज के सरकार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हैं। वो लोगों का शोषण करते हैं, झूठे वादे करते हैं और एशिया की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु जैसे शहर में वो एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित नहीं कर पाए। और इसके बाद डी शिव कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया। ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್स ದಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿक्स ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ। तो डी के शिव कुमार कह रहे हैं जो डिप्टी सीएम है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। हमारे लिए मारे गए लोग परिवार की तरह हैं। ये बीजेपी का एजेंडा है, वो हमेशा ऐसी चीजें कहते रहते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने अपना काम किया था और अभी राजनीति का वक्त नहीं है। लेकिन असल में वहाँ हालात थे कैसे सुमिरन, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर वहाँ पहुंचे और आपने वहाँ उनसे बात भी की और जानना चाहा कि यह हादसा हुआ कैसे था। अभी भी वहाँ पे कई सारे, आप जिनको गिन नहीं सकते, इतने सारे शूज, जूते पड़े थे, कपड़े पड़े थे लोगों के, और भी कुछ जो भी उन्होंने साथ लाया था वो वैसे ही वहाँ पे रख के छोड़ के सिर्फ जान बचाने की जो कोशिश जो भगदड़ के वक्त होती थी वो वहाँ पे पड़े हुए जो सारा सामान था उससे दिख रही। हालांकि मैं आज दिन भर भी वहाँ पे काफी बार गया, अभी भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं। जो कुछ भी वहाँ पे बचे लोग जो कुछ उस भगदड़ में थे उनसे भी कुछ लोगों से बात हुई। मुरुगेश करके एक व्यक्ति थे जो कल खुद वो आरसीबी के फैन हैं, एक उनका वेजिटेबल का ठेला है, तो वो भी वहाँ पे आए थे। और वो 7 नंबर का गेट, मैं आपको बता दूं कि करीब 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 56 लोग जो है वो घायल हैं, कोई अभी भी अस्पताल में है, कोई उनको वापस घर भेज दिया गया है। लेकिन ये जो 7 नंबर का गेट है, जो मेन गेट है चिन्नास्वामी स्टेडियम का, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे है और एक छोटी सी गली जो है वो मेन रोड से अंदर जाती है और वहां से वो गेट है। तो वहां पे बताया जाता है कि सबसे ज्यादा भगदड़ जो है वो मची, क्योंकि उस छोटी एक गली में हजारों लोग आ गए और वो उस गेट से अंदर जाना चाहते थे। तो मेरी उनसे बात हो रही थी मुरुगेश से, तो उन्होंने ये कहा कि लोग बढ़ते गए और वो बताते गए कि अभी दरवाजा खोलेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा दरवाजा खोला नहीं। एक दफा उन्होंने आधा दरवाजा खोला और सभी लोग अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की। वो खुद वहां पे थे, उनका ये कहना था कि उनकी जान इसलिए बची क्योंकि एक पुलिस वाले ने उनको पीछे खींच लिया जोर से और वो उनकी जान बच गई। वो कहते थे कि मैंने उन्हें देखा, उन्होंने एक व्यक्ति और एक महिला, वो दोनों नीचे पड़े थे, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने भी उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी हलचल जो है वो मूवमेंट वो है वो नहीं हो रही थी। तो उनको पता नहीं कि इनका क्या हुआ है या नहीं, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। हालांकि वो कुछ देर वहां पे ठहरे, पुलिस आ गई, पुलिस ने वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर कुछ लोग वापस अंदर चले गए। तो मैं जब वो बता रहे थे तो ये मंजर उस वक्त क्या हुआ होगा वो अभी भी आप
आपके आंखों के सामने जो है वो नजर आता है। लेकिन बाकी अगर माने बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु कल जिस इलाके में करीब 1 से 2 लाख लोग आए थे, सरकार के पास आधिकारिक तौर पर कोई भी एक आंकड़ा नहीं है कि इतने लोग वहां पे आए थे, लेकिन 1 से 2 लाख आंकड़ा बताया जाता है। और इतना सारा हादसा, बड़ा हादसा वहां पे हुआ, लेकिन आज वहां की जिंदगी बाकी, अगर आप चेन्नस्वामी स्टेडियम के अगल बगल का थोड़ा इलाका छोड़ दे तो बाकी की जिंदगी वापस नॉर्मल थी। वहाँ के ऑफिसेस हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, अस्पताल हैं, वो भी शुरू हुए थे। हालांकि यस, जिन अस्पतालों में इन जख्मियों को रखा गया है वहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। ज्यादा लोगों से बात करने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। जिनकी भी इस हादसे में मौत हुई है, आज दोपहर तक उनको जो अपना जो पार्थिव है शरीर जो है वो वापस दिया जा रहा था। इनमें से कई लोग बेंगलोर के बाहर के हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो उनके भी रिश्तेदार आ रहे थे। इससे भी बड़ा पुलिस बंदोबस्त इन अस्पतालों में रखा गया था। तो ज्यादा जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर। और क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा है कि वो इस हादसे को लेकर दुख जताया और कहा है कि वो इस पर पूरी तरह टूट चुके हैं। और इस बीच खबर ये भी आई है कि आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन पर केस भी दर्ज हो गया। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं इमरान कुरैशी। इमरान, क्या खबर है इस बारे में और फिलहाल हालात क्या है? जी, खबर ये है कि कबन पार्क पुलिस जिसके ड्यूरिसडिक्शन में ये स्टेडियम आता है, उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ और डीएनए एंटरटेनमेंट के खिलाफ और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ। वजह ये दी गई है कि आरसीबी ने 3 तारीख को परमिशन मांगी थी। पुलिस को कहा था कि बंदोबस्त अरेंजमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि 4 तारीख को वहाँ अगर टीम अगर जीती तो वहाँ ये लाखों के लोग आएंगे, तो इसकी वजह से आप इसका बंदोबस्त करें। तो पुलिस ने सीधे तौर से उनको कहा था कि हम इतनी शॉर्ट नोटिस पे हम ऐसा नहीं कर सकते बंदोबस्त अरेंजमेंट। इसके बावजूद 4 तारीख के सुबह 7 बजे आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल पे एक्स पे पुलिस ने आरसीबी ने ये अनाउंस कर दिया कि वो परेड विक्ट्री परेड बिल्कुल इस पर तो कई आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक खास गेस्ट हमारे शो में खास बातचीत के बारे में बिल्कुल इमरान कुरैशी ने ही इनसे बात की है। और इनसे जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक भारतीय लेखिका हैं, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, बानू मुश्ताक उनका नाम है। शायद आपको याद आया होगा, इन्हें हाल ही में एक उनके लघु कथा संकलन हार्ट लैम्प के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। लेकिन क्या इनका सफ़र जो साहित्यिक सफ़र था इतना आसान था, ये जानने की कोशिश की इमरान कुरैशी ने। यहाँ आने के बाद, खासकर बेंगलुरु को आने के बाद, आपने एक बात बताई कि आपको 500% यकीन था कि आपको ये बुकर प्राइज मिलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? पहले तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। और समझे चलो लंदन आए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट भी कोई मामूली बात नहीं है, शॉर्ट लिस्ट ही काफ़ी है, ऐसे बोलकर मैं चुप एक रिलैक्स्ड मूड में ही थी। बाद में सोशल मीडिया जो देखते गए तो एक क्रेज नजर आया मुझे कर्नाटका के लोगों में। ऐसे तो वो जैसे पागलपन के हद तक उनमें क्रेज शुरू हो गया था कि बुकर लाना ही है, ऐसा मुझे कमांड कर रहे थे वो मैं महसूस कर रही थी। साथ में क्या हुआ, मेरा सूटकेस एयरलाइंस वाले गुम कर दिए, मुझे कुछ भी नहीं मिला, इवन मेडिसिन भी नहीं मिला 2 दिन तक। बाद मेरी फैमिली वाले बहुत सारी मेहनत पढ़ के इंडिया से ही मेडिसिन मंगाए। उस दौरान मैं फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि मेरा ऐसा लगेज पूरा गुम गया है। बोले तो एक आदमी भी सिंपथाइज नहीं किया मेरे से, कर्नाटक वाले सब कह रहे थे सूट के ज्यादा दो, भूल जाओ उसको, बट ब्रिंग बुकर। अच्छा। मैं मेरी फैमिली को बोली देखो मेरी क्या हालत हुई, कोई रहम खाने वाला नहीं, कोई मेरे साथ हमदर्द नहीं है बोल के। जब मैं समझी कि अगर मैं बुकर अवार्ड के बगैर, बुकर प्राइज के बगैर मैं घर जाऊं तो मेरी खैर नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक
5-6 दिन पहले एक स्पीच रेडी की, एक्सेप्टेंस स्पीच रेडी करके हर वक्त हर सेकेंड प्रैक्टिस करते गई। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि कोई एक महिला आपको लंदन में असाइलम के लिए सहायता करने के लिए तैयार हो गई, तो आपका क्या जवाब था उसको? एक गलत फहमी है फॉरेन कंट्रीज में, वो क्या समझते हैं कि मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, ऐसा उनका ख्याल है। ये बात कैसे बनी है मुझे पता नहीं, कोई क्या रिपोर्ट्स हैं वो भी मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा जो उनके वहाँ के जो मुझे इंटरव्यूज हुए तो मैं उनको दूसरा जवाब दी। दूसरी बात ये कि बहुत सारे अवार्ड याफ्ता ऑथर्स बाहर रहते हैं। तो बीबीसी की ये ख़ास बातचीत, इमरान कुरैशी की ये ख़ास बातचीत जो उन्होंने की बानू मुश्ताक से, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। और अब विदा लेने का वक्त आ गया है। हमारी मुलाकात आपसे कल शाम 7:30 बजे होगी। तब तक के लिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, बीबीसी हिंदी का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक आपके साथ मौजूद है। आज पॉडकास्ट का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे यानी सुबिरनप्रीत कौर और मुझे सारिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।